है सेंट पाल कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर भूमध्य महासागर में। तो यह स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को। सेंट पाल कटक जो है हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित जो है अन्य कुछ महत्वपूर्ण कटक हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप चागोस कटक, चागोस सेंट पाल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पाल कटक, करगुवेलेन यानी कि गासवर्ग कटक। इस तरह से कई सारे कटक हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी प्लवन करती है को कहा जाता है गुरुमंडल यानी कि बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर एस्थेनोस्फीयर। तो इसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कर्माडेक खाई यानी कि ट्रेंच कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में या फिर उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो यह स्थित है कर्माडेक खाई ट्रेंच स्थित है आपके दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करीब 3 किलोमीटर ऊपर, करीब 4 किमी ऊपर, करीब 5 किमी ऊपर या फिर करीब 6 किमी ऊपर। तो यह स्थित है करीब करीब 4 किलोमीटर ऊपर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम में है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी या फिर मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी। डी है मंगल, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, यानी कि बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? शुक्र, मंगल, यूरेनस या फिर पृथ्वी। तो दो तरह ग्रह हैं, एक है आंतरिक ग्रह, एक है बाह्य ग्रह। इसमें पूछा गया बाह्य ग्रह कौन सा नहीं है, सॉरी बाह्य ग्रह कौन सा है पूछा है ये। तो 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यदि हम जोड़ लें इसमें से बुध हो गया, इधर हमारा शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कौन से ग्रह हैं? ये जो हैं आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन जो यूरेनस है ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये कौन सा है? ये बाह्य ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है और बाह्य ग्रह ही पूछा गया है। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें से शुक्र हो जाएगा, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये सब क्या है? बाह्य ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अवसादी चट्टानें अंततः प्राप्त की जाती हैं कहाँ से? पृथ्वी की गतिविधियों से, समुद्री निक्षेप से, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से या फिर आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं प्राप्त की जाती हैं आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किस ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति और शुक्र के बीच, बृहस्पति और अरुण के बीच या फिर बृहस्पति और शनि के बीच या फिर चौथा है बृहस्पति और मंगल के बीच। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है यानी कि क्षुद्र ग्रहों का जो समूह है वो स्थित है बृहस्पति और मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वान एलन विकिरण मेखला बहिर्मंडल में है, एप्लेटन परत एफ यह जो है आयनमंडल में है, कैनेली हैबिसाइड डी परत आयनमंडल में है या फिर डी मौसमी घटनाओं का छत यानी कि ट्रोपोपाज में है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सही नहीं बताना है। तो जो कैनेली हैबिसाइड डी है यह आयनमंडल में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है? यह आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। भूपर्पटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? 22.72, 27.72, 25.72 या फिर 30.72। तो कौन सा है? यह है आपका 27.72, 27.72%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एल्बिडो कुल विकिरण का
पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतितांश है 35%, 40%, 50% या फिर 25%। तो कितना है? यह है आपका एल्बिडो कुल सौर विकिरण का पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतितांश है। कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 35%। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा चक्रवात कहाँ पे आता है। चक्रवात, तो चक्रवात बोलते हैं भारत में। हरिकेन, हरिकेन बोलते हैं आपका यूएसए में। टाइफून पूर्वी एशिया, टाइफून कहाँ पे आता है? ये पूर्वी एशिया में। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री की सेल्सियस की कमी होती हेतु निम्नलिखित में से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अभिवहनी रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर या फिर सामान्य ताप ह्रास दर। तो जो शब्दावली प्रयोग की जाती है वह है शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी सबसे अधिक होता है? मरुस्थलों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, महासागरों में, घास स्थलों में। तो किसमें होता है? ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकी या फिर आवासानुवंशिकी। तो यह कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? यह आपको बताना है। भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ भूगर्भिक संरचनाओं से उत्पन्न प्रदूषक चक्र, भूमिगत जैव पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये? भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में की संकल्पना का प्रतिपादन किया था डी हिटलेसी ने, आई ई डिकिंसन ने, जे योनेकुरा ने या फिर एच एच बैरोज ने। यह किसकी संकल्पना है? यह है एच एच बैरोज की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्नलिखित में से कब होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च को। तो बसंत विषु इसको बोलते हैं, वसंत विषु यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं बसंत विषु। यह होता है हर वर्ष 21 मार्च को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 मार्च। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण, सीमेंट उद्योग या फिर एल्यूमिनियम उद्योग। तो जो स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है वह है बी, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीयक क्रियाओं में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? नीले कॉलर, लाल कॉलर, श्वेत कॉलर या फिर सुनहरा कॉलर। इसको बोला जाता है नीला कॉलर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य क्रियाओं में संलग्न जो श्रमिकों के नाम है वो जान लीजिए। प्राथमिक क्रियाएं रेड कॉलर श्रमिक बोलते हैं, यानी कि जो प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर। तृतीय क्रिया में पिंक कलर और चतुर्थ क्रिया में वाइट कलर श्रम शक्ति लगे रहते हैं। पंचम में है पंचम व्यवसाय या फिर क्रिया में स्वर्ण कलर श्रमिक लगे होते हैं। ये आपको नोट कर लेना, याद कर लेना है। निम्नलिखित व्यवसाय में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? कृषि, खनन, मत्स्यन या फिर परिवहन। तो कौन सा नहीं है? परिवहन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। चितमिन क्या है? जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि,
चिली में खोजा गया एक नया खनिज, न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह या फिर एक प्रकार का हार्पूल। तो क्या है चिरमिन, क्या है चितमिन क्या है, यह है जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि को चितमिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और मिल्पा जो होता है ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में पाया जाता है इस नाम से खेती, जिसे जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि को चितमिन के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील जो कृषि है अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो जाना जाता है मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, कोनोको वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील में, लदांग इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, रे वियतनाम में, तुंगिया म्यांमार में बोलते हैं, चेना बोलते हैं श्रीलंका में, कैंगेन फिलीपींस में, झूम उत्तर पूर्वी भारत में। तो झूम में आपको ध्यान रखना है, झूम खेती या फिर झूम कृषि, यहाँ इसको बोलते हैं उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो जो टेलीग्राफ पठार है वह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मध्य अटलांटिक कटक सर्वाधिक चौड़ा है, यहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया गया है। मध्य अटलांटिक कटक को भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। स्कॉटलैंड तथा आइसलैंड के मध्य इसे लिटिल टाइमसन कटक कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। सागरी जल में लवणों का सही घटता हुआ क्रम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। इसका जो सही जो घटता हुआ क्रम है वो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूची को सूची दो से मिलाना है, बताना है कौन किससे संबंधित है। संभववाद किसका है? तो संभववाद जो है ब्लास का है, संभववाद ब्लास। निश्चयवाद जो है रेडजेल का है, निश्चयवाद रेडजेल। वैज्ञानिक निश्चयवाद यह है ग्रिफिथ टेलर का। और क्रियात्मक संभववाद जी टैथम का है। तो ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी सत्य है, करेक्ट हो जाएगा। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? हर्बर्टसन, हार्टसोन, टेलर या फिर ब्लेचर्ड। यह किया गया है टेलर द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, जननांगी संक्रमण, जननांगी गत्यात्मकता या फिर जननांगी उत्तरातरण। ये बोला जाता है जननांगी संक्रमण को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? तुलनात्मक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व या फिर आर्थिक घनत्व। तो होता है कायिक घनत्व। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? माल्थस, मार्क्स, एकरमैन या फिर जिम्नरमैन। तो यह है एकरमैन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? FW नोटेस्टीन, WS थॉमसन, कार्ल मार्क्स या फिर PR कॉक्स ने। यह किया है WS थॉमसन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? 5 जून से 25 नवंबर, 1 जुलाई से 30 नवंबर, 29 जून से 5 दिसंबर या फिर 1 जून से 30 नवंबर। तो यह जब सबसे ज़्यादा आते हैं 1 जून से 30 नवंबर के बीच में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभमंडल में तापमान का सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो यह जो है डिनोट करता है 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस। देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्या है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। आप पेन और पेपर लेके बैठे, जिससे कि जहाँ भी क्वेश्चन की आवश्यकता पड़े व्याख्या करने की, मैं व्याख्या करूँगा, जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को आप नोट कर सकें।
चलिए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम क्या होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। तो इसमें क्या हो गया? यदि पृथ्वी का घूर्णन न हो तो क्या क्या हो सकता है? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही है। दिन और रात्रि का चक्र नहीं होगा, लेकिन एक केवल एक ऋतु होगी, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा? 1 और 2 सही है, यानी कि तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन कहलाता है। इसका जो घूर्णन होता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। कई बार इंग्लिश का वर्ड आ जाता है जहाँ हमको कंफ्यूज करता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी हमेशा जो है पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, और पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसको रोटेशन बोलते हैं। तो ये आपको एडिशनल पॉइंट को नोट कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। बेरिक कटक को विभाजित नहीं करती है या फिर समान प्रशासनिक खंड को बांटती है। तो क्या करती है? यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है थोड़ा विचलित है। इस रेखा को स्थल भाग से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले लोगों को असुविधा ना हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी देश के बीच में होकर निकलती है तो उसके दोनों तरफ वाले देशों को एक ही दिन में 2 अलग अलग तिथियां माननी पड़ती है, और इस प्रकार उन्हें असुविधा होगी। यानी कि यदि किसी देश के बीच से गुजरेगी तो क्या होगा? वो एक ही दिन में 2 डेट पड़ जाएंगे। इस वजह से इसको ऐसा किया गया है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी कोड तथा निचला क्रोड, मेंटल तथा क्रोड, या फिर प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच, या फिर डी है ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल के बीच। तो जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वह पाई जाती है आपके मेंटल और क्रोड के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो इसका देखते हैं क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अन्य जो असमताएं हैं, एक है कोनराड समतलता जो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापी संकुचन, ज्वारी तल, या फिर सागर नितल प्रसरण। तो क्या है कि यह तापी संकुचन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? 6, 7, 8 और 9। कितनी है? यह है 7। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी यानी वाशिंगटन डीसी के कार्टोग्राफिक विभाग के अनुसार बृहद प्लेटों की संख्या 7 है, और जो लघु प्लेट हैं वो कितनी है? वो 16 हैं। तो बृहद कितना है? 7 है, और लघु कितनी है? लघु है 16। ये भी आपको याद रखना है, कभी यह पूछ सकता है। जो बड़ी प्लेटें हैं वो प्रशांत प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन, भारतीय प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। और जो लघु प्लेटें हैं वो नस्का प्लेट, अरेबियन प्लेट, काकोस प्लेट, बिस्मार्क प्लेट, कैरिलोना प्लेट, कैरिबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट आदि। ठीक है, तो इस तरह से जो बड़ी प्लेटें हैं वो कितनी हैं? 7 हैं, और छोटी प्लेटें कितनी हैं? 16 हैं। निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? नदी जल कार्य, हिमनद कार्य, वायु कार्य, या फिर समुद्री लहरों के कार्य। तो किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमनद कार्य के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेंग के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? पेनी प्लेन, पान प्लेन, प्लेन, या फिर इंड्रम्फ। तो क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इंड्रम्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। उत्थान के पूर्व स्थलखंड के लिए पेंग ने प्राइरम्फ नामक नामावली का प्रयोग किया था। अपर्दन की अंतिम अवस्था को इंड्रम्फ नाम दिया गया है। इसको आपको याद रखना है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोन परत की ऊंचाई है वो है 15 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और ओजोन परत किस लिए, क्या हमारे लिए हेल्प करती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ओजोन का जो परत है वो क्या समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभच्छी स्नोइटर कहा जाता है? चिनूक, सिराको, हरमट्टन, या फिर खमसिन। तो जो हिमभच्छी है इसको स्नोइटर बोलते हैं। यह चिनूक पवन है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और राकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली शुष्क एवं गर्म स्थानीय हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनूक कहते हैं। यानी कि चिनूक इसको बोलते हैं कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, चिनूक कहते हैं। मुख्य रूप से ये हवाएं शीत ऋतु में चलती हैं। इसमें तापक्रम में अचानक वृद्धि के कारण प्रेयरी के मैदान पर शीतकालीन ऋतु में पाए जाने वाले बर्फ अचानक पिघल जाती है। इसलिए इन हवाओं को हिमबच्छी यानी कि स्नोटर के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी आपसे पूछ ले कि चिनूक कहाँ पे चलती है, तो ये चलती है यूएसए में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हरमट्टन पवन कहाँ पे चलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पवन है। ट्रक खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रक की खेती होती है या फिर ट्रक में खेती होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली यह खेती जो है सब्जियों की खेती है, और इसमें जो सब्जी का उत्पादन होता है उसको ले जाने के लिए ट्रक की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ट्रक के द्वारा इसको ज़्यादा ले जाता है। इसी वजह से इसमें इसको ट्रक खेती नाम ही दे दिया गया है। जैसे इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रक की खेती, ठीक है। सब्जियों और फलों फूलों की कृषि होती है और इसमें ट्रक का यूज ज़्यादा होता है। या बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान बाजार के लिए फसल को उगाते हैं। कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से ही की जाती हैं या फिर कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित रहती हैं। तो जो वाणिज्यिक खेती यानी कि जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, वो बेसिकली होती है कि आप जो सब्जी उगाते हैं उसको बाज़ार में बेच पाएँ और अपने लिए आजीविका के साधन को जुटा पाएँ। तो बेसिकली जो वाणिज्यिक खेती होती है उसको बोलते हैं किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? चीन, भारत, जापान या फिर फिलीपींस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है ऑनलाइन फॉर्मेट में कि चावल क्रांति क्या है। तो ये फिलीपींस को जाना जाता है चावल क्रांति के नाम से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि इसका जो विकास हुआ था, उन्नत बीजों का विकास सर्वप्रथम फिलीपींस में हुआ था। इस कारण इसे चावल की क्रांति की भूमि कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान IRRI लास वनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है और IRRI की स्थापना 1960 में की गई थी। ये आपसे कभी पूछ सकता है IRR की स्थापना IRRI की स्थापना 1960 में की गई थी फिलीपींस में। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। कृषि, निर्माण, सेवाएं या फिर व्यापार। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि प्रथम में क्या आता है, द्वितीय में क्या आता है और तृतीय में क्या आता है, तब आप इसको अलग कर पाएंगे। तो जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उसमें कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्यन, खाद्य संग्रहण आदि आते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं इसमें कृषि आता है, पशुपालन आता है, आखेट आता है, मत्स्यन यानी कि मछली पालन आता है और खनन आता है। इसमें आता है, यह आता है प्रथम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। और जो दूसरी क्रियाएं आती हैं उसमें आता है विनिर्माण, प्रसंस्करण यानी संसाधन, ऊर्जा उत्पादन। तृतीय क्रिया में आता है परिवहन व संचार, व्यापार तथा सेवाएं। तो तृतीयक में पूछा ना, तृतीय में क्या आता है, व्यापार और सेवाएं आएंगे। तो इसमें कौन सा आएगा, 3 और 4 यानी कि व्यापार और सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एस्किमो, तो ये इग्लू के घर में रहते हैं। किर्गिज यूर्त होता है, मसाई कराल होता है। लेकिन जो बद्दू होते हैं वो किबिटिका में नहीं रहते हैं। उनका जो होता है, यह बद्दू यहाँ पे अरब के मरुस्थल में रहने वाली एक जनजाति है। इसका जो किबिटिका से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो किबिटिका से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एस्किमो जो होते हैं इग्लू के घर में रहते हैं, एस्किमो जो होते हैं इग्लू के घर में रहते हैं, जो कि बर्फ से निर्मित होता है और यह एक गोलाकार आवास है। यूर्त यह मध्य एशिया के किर्गिज, कालमुख और कजाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है, ठीक है। यूर्त जो है पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी आवास है, टेंट टाइप में होता है। और जो क्राल होता है, क्राल है जो मसाई द्वारा निर्मित झोपड़ियों के क्राल कहते हैं, यानी कि जो मसाई लोग बनाते हैं झोपड़ी ऐसे करके, ठीक है, उसको क्राल बोलते हैं। यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में या फिर नॉर्वेजियन सागर में। तो ये स्थित है उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रीवायरांग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है रूस में, वायलोरूस में, यूक्रेन में या फिर कजाकिस्तान में। तो यह स्थित है यूक्रेन में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है? 16.38%, 16.68%, 16.38% या फिर 16.68% पूछा है। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह है, कितना है यह आपका है 16.38, तो यह 16.68%, यानी 16.68% का अंतराल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो यह 82.14, ये पुरुष की है, और महिला की कितनी है? 65.46। जब दोनों का आप अंतर निकालेंगे तो आएगा 16.68% का अंतराल है पुरुष और महिला की साक्षरता के बीच में। निम्नलिखित द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो जो 10 डिग्री अंश के द्वारा अलग किया जाता है वो है अंडमान एवं निकोबार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? तो जो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है वो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियों मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा या फिर लूनी, सुकरी? तो जो सुमेलित नहीं है वो होगा गंगा और पेनगंगा, क्योंकि गंगा की जो सहायक नदी है वह पेनगंगा नहीं है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अन्य युग्म सही सुमेलित हैं, और गंगा की सहायक नदियाँ बाएं तट की और रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा हैं। जबकि दाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं यमुना, टोन, सोन और कर्मनाशा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मछली पकड़ने वाला। किसी झील के चारों ओर बसा एवं गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यानी किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? यानी कि जो झील के किनारे गांव बसेगा वो किस प्रतिरूप में आएगा? अर्य, निहारिका, अनाभिकी या फिर तारा? तो जिसका जो प्रतिरूप होगा वो होगा निहारिका प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब किसी जलाशय जैसे झील, तालाब आदि के चारों ओर गृह बनाए जाते हैं तो बस्ती की आकृति निहारिका के समान हो जाती है। जब किसी सार्वजनिक भवन या भूमि, धार्मिक भवन आदि के चारों ओर बस्ती बसती है तो उसे नाभिकी ग्राम कहते हैं। यानी कि जो नाभिकी ग्राम होता है वह क्या होता है? सार्वजनिक भवन या भूमि, धार्मिक आदि स्थानों के चारों ओर बस्ती है। ठीक है। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है फ्रांस में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में? तो यह स्थित है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री, 15 से 20 डिग्री या फिर 16 से 21 डिग्री? तो ये होनी चाहिए 21 से 27 डिग्री के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध यानी कि अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अंध महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में? तो जो टेलीग्राफ पठार है वो स्थित है आपके उत्तरी अंध महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 0 से 20 डिग्री अक्षांश, 20 से 40 डिग्री अक्षांश, 20 से 45 डिग्री अक्षांश या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश? तो जो जाना जाता है जनसंख्या की गुत्थी के रूप में वो जाना जाता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्न में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड प्रजाति, ऑस्ट्रेलायड प्रजाति या फिर निग्रोटो प्रजाति? यह जो है संबंधित है मंगोलायड प्रजाति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यदि आप
पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि इसका नाम क्या किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका नाम अब क्या कर दिया गया है। पापा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो किस प्रदेश में है? ये है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो वन आच्छादित प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पाँचवें पर आता है महाराष्ट्र। ये भी आपको याद रखना है। स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल फसल या फिर दोहरी फसल? तो जो स्थानांतरित खेती होती है उसका जो विशेषता होता है वो होता है खेतों का चक्र। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्मान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिकी कर्मता या फिर पारिस्थितिकी नीश? तो क्या है? यह है पारिस्थितिकी कर्मता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन? जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं शाम को कंबाइंड प्रैक्टिस सेट के साथ इतिहास और भूगोल की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जहाँ पर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। पापा